जब एक व्यक्ति जहाज के कारपेट एरिया में बैठ करके भारत के एयरपोर्ट से सीधे वो लंदन के एक एयरपोर्ट पर उतरता है और जिसे उतरने के बाद जब वो वहां पर गिरता है और जो भी लोग कार्गो का सामान लेने आते हैं जैसे ही उसे देखते हैं देखकर चौंक जाते हैं ये आदमी जहाज के कौन से हिस्से से यहाँ पहियों के पास नीचे गिरा हुआ है। और ये देखने के बाद वो लोग काफी आश्चर्य से भर जाते हैं, लेकिन ये व्यक्ति कराहता हुआ वहां पर गिरता है कि तभी अचानक से उसे उठाया जाता है, एम्बुलेंस बुलाई जाती है और उसमें रख कर इसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। अब जब ये व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ एक आश्चर्य वाली कहानी सामने आती है। वहाँ डॉक्टर जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि इस व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी है और काफी ऊंचाई पर इसे ठंडक भी लग रही थी। अब ये सब देखकर डॉक्टर भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर नीचे इतनी ऑक्सीजन की कमी है नहीं, ये कौन से पहाड़ पर कौन से ऐसे जगह पर चढ़ गया था जिसकी वजह से इसे ऑक्सीजन की कमी हो गई है और इसे इतना ज़्यादा ठंडा भी लग चुका है। लेकिन खैर किसी प्रकार से उसकी दवाएं चलती रहती हैं और 3 से 4 दिनों के बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को लंदन के एक हॉस्पिटल में पाता है जो नैरोबी एयरपोर्ट से थोड़ी दूर पर स्थित होता है। और जब वो अपनी कहानी बताना शुरू करता है तो डॉक्टरों के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो सोच नहीं पाए होते हैं कि क्या कोई व्यक्ति जहां जहाज के पहिए बंद होते हैं उस एरिया में बैठ करके कि एक जगह से दूसरी जगह सफर कर सकता है। तो उन्हें डॉक्टरों को भी इस बात का विश्वास नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसकी कहानी सुनने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी बेहद खौफनाक है, क्योंकि एक व्यक्ति को जब किसी देश से सताया जाता है तो वो अपना देश छोड़कर दूसरे देश जाने के लिए न सिर्फ तैयार होता है कि जहाज के ऐसे एरिया में सफर करता है जहां बैठने की तो बात छोड़िए, सोचना भी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो देर न करते हुए दोस्तों आज की कहानी हम शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 1995 के आसपास पंजाब से। पंजाब में 2 भाई रहा करते थे, एक का नाम प्रदीप सैनी तो दूसरे का नाम विजय सैनी हुआ करता था। प्रदीप की उम्र लगभग 23 वर्ष के आसपास थी, तो वहीं विजय की उम्र लगभग 19 वर्ष के आसपास थी। दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त भी थे और बहुत अच्छे कारीगर भी थे जो कार के वर्कशॉप में काम किया करते थे। और दोनों की दोस्ती और भाई तो थे ही इस तरीके से थी कि कोई समझ नहीं पाता था कि ये लोग दोस्त हैं कि भाई हैं। और उन्हीं दिनों पंजाब में बड़ी सख्ती चल रही थी एक खालिस्तानी आतंकियों के लिए को लेकर, क्योंकि स्वर्ण मंदिर वाला मामला था। अब इस मामले से थोड़ी बातचीत आगे बढ़ती रहती है और समस्याएं भी दिखती रहती हैं, क्योंकि इस तरीके की तमाम वहां संगठन एक्टिव रहा करते थे तो दिक्कत होनी ही थी। इसी दौरान पुलिस की एक शक की नजर विजय सैनी पर पड़ जाती है और जब विजय सैनी पर पड़ती है तो विजय सैनी को पुलिस उठा लेती है और इससे पूछताछ शुरू करती है। लेकिन ये कार में काम करने वाले व्यक्ति के पास इतनी जानकारी नहीं होती है, इतना पता नहीं होता है कि किस तरीके से पुलिस वालों के वो जाल में फंस जाता है और बार बार उसे टार्चर करके न किए गए जुर्मों के बारे में बार बार पूछा जाता है, लेकिन जो जुर्म उसने किया नहीं था उसके बारे में वो क्या बताए। अब किसी तरीके से उसका भाई और वो मिलकर वहां जाते हैं और सफाई दे के किसी तरीके से थाने से बाहर निकल कर आते हैं। लेकिन जब ये थाने से बाहर निकल कर आते हैं, उस कार के साथ में काम करते हैं, तो आए दिन पुलिस वाले उसी शॉप पर पहुंचते रहते हैं। अब ये दोनों भाई परेशान हो जाते हैं। अब ये सोचते हैं कि क्यों ना ये देश ही छोड़ दें, इस जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो जाए। कि तभी अपने दोस्तों से बात करते हैं। उसके कुछ दोस्त लंदन में रहते हैं तो कुछ कनाडा में रहते हैं। तो लंदन वाले दोस्त बोलता है कि एक काम करो, तुम लंदन ही आ जाओ, बाकी जो होगा हम देख लेंगे। लेकिन लंदन जाने के लिए जो महत्वपूर्ण चीज की जरूरत थी वो थी पासपोर्ट, और पासपोर्ट में आपको पता ही होगा कि पुलिस वेरिफिकेशन कितना जरूरी है। अब जैसे ही उस थाने से उसका पुलिस वेरिफिकेशन होता तो तुरंत इन थानों वालों को पता चल जाता कि ये बाहर जा रहा है। अब ये भी नहीं करना था, लेकिन इस देश को भी छोड़ना था। अब वो लोग कुछ दलालों से संपर्क करते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह यानी विदेश भेजने का कार्य करते हैं। अब वो आता है, इन लोगों को समझाता है, कहता है कि ठीक है तुम
1 लाख रुपए का व्यवस्था करो और मैं तुम्हें जहाज के कारपेट एरिया में जहाँ सामान रखा जाता है वहाँ बैठा के लंदन भेज दूंगा। बात तय हो जाती है। ये लोग कहीं ना कहीं से पैसे इकट्ठा करके उसको दे भी देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आप मुझे इसी तरीके से भेज दीजिए। और जब पैसे दे देते हैं तो वो पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाता है। लेकिन ये लोग बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी वो ना मिलता है और ना इन लोगों को भेजने की कोई प्लान करता है। अब ये दोनों लोग परेशान हो जाते हैं। अब ये लोग ये सोचते हैं कि किसी तरीके से यहाँ से बाहर निकलना तो जरूरी है, क्योंकि पुलिस वालों का प्रेशर रहता था। अब ये दोनों भाई वहाँ से निकलते हैं पंजाब से और दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर आ जाते हैं। और यहाँ आने के बाद खुद ही खोजबीन शुरू करते हैं। तकरीबन 10 दिनों तक एयरपोर्ट का चक्कर लगाते हैं, उसकी अच्छी तरीके से रेकी करते हैं, ये पता करते हैं कि कब कौन सी हवाई जहाज यहाँ पर आती है और वो कब लंदन के लिए निकलती है। पूरी तरीके से हर चीज तस्दीक करने के बाद तकरीबन 11 दिन बीत जाने के बाद ये दोनों भाई एक छोटे से रास्ते से एयरपोर्ट में एंट्री लेते हैं। जहाँ इस एयरपोर्ट से लंदन की फ्लाइट मिलने वाली थी, उस जगह पर जाते हैं। उस जगह पर जाने के बाद वो धीरे धीरे जैसे ही सारे लोग चले जाते हैं तो जहाँ से जहाज का पहिया खुलता है और बंद होता है, उसके अंदर एक थोड़ी सी जगह होती है और उसमें जाकर बैठ जाते हैं। अब बैठने को तो ये लोग बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही हवाई जहाज स्टार्ट होती है और चलना शुरू करती है तो इतना ज़्यादा वहाँ शोरगुल होता है, इतनी तेज आवाज़ आने लगती है कि जैसे लगता है कि सर फट जाएगा इन लोगों का। और जब जहाज ऊपर बढ़ती है तो टेम्परेचर -60 डिग्री में, और इतनी ऊंचाई पर -60 डिग्री टेम्परेचर, जहाँ ऑक्सीजन की भी कमी होने लगती है। सोचिए ये दोनों कैसे जिंदा रहते हैं। और ये जहाज इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से चल के लंदन के नैरोबी एयरपोर्ट पर उतरती है। और नैरोबी एयरपोर्ट पर जब उतरती है, उसी समय कार्गो का सामान उतारने वाले लोग जब इस एक को देखते हैं गिरा हुआ, तो ये लोग बेहद चौंक जाते हैं। लेकिन जैसे ही 3 से 4 दिनों बाद हॉस्पिटल में को होश आता है तो बेहद चौंकाने वाला मामला वो बताता है। वो कहता है कि मेरा भाई कहाँ है, जो जहाज की दूसरी तरफ जहाँ पहिए बंद होती हैं वहाँ बैठा हुआ था। अब ये सुनकर वो लोग बेहद चौंक जाते हैं कि तभी लंदन के पुलिस के पास एक खबर आती है कि एक बड़े से पार्क में एक डेड बॉडी मिली है। इधर प्रदीप साहनी ये बात बताता है और उधर विजय साहनी की लाश उसी जगह, जैसे ही वो एयरपोर्ट से 3-4 किलोमीटर पहले जैसे ही उसकी पहिए की खुले, उसी दौरान उसकी लाश वहाँ से गिर गई होती है। क्योंकि वो इतना प्रेशर, इतना दबाव और ऑक्सीजन की कमी, उसकी ब्रेन की नसें फट गई होती हैं और वो वहीं पर गिर जाता है। इसी तरीके से वो अपने आप को बचा नहीं पाता है। जैसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ती है, कुछ ही देर चलने के बाद उसकी मौत वहीं पर हो गई होती है। अब वो पूरा बॉडी लेता है, दाह संस्कार करता है। प्रदीप साहनी को, विजय साहनी की तो मौत हो जाती है। अब प्रदीप साहनी को वहाँ से भारत भेजने की प्लान बनाई जाती है, लेकिन प्रदीप वहाँ के कोर्ट में अपील दायर कर देता है। तकरीबन 15-16 सालों तक चला वहाँ के कोर्ट में, और अंत में ये फैसला आया कि व्यक्ति किसी देश से परेशान होकर, वहाँ की पुलिस प्रशासन से परेशान होकर ये यहाँ पर आया है और इतनी बहादुरी का काम किया है, इसने नया जीवन पाया है। क्योंकि -60 डिग्री और जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो, ऐसे जगहों पर वो जंग जीत कर किसी तरीके से इस एयरपोर्ट में आया है, तो इसी जगह उसे रहने का पूरा अधिकार है, उसे रहने दिया जाए। और आज प्रदीप साहनी की स्थिति ये है कि उसी नैरोबी एयरपोर्ट पर वो फूड पहुंचाने का काम करता है और वहीं पर काम करता है। लेकिन जब कभी वो इस सिलसिले को, इस किस्से को याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है और वो बार बार एक ही शब्द कहता है कि काश मेरा भाई भी यहाँ रहता तो मैं अपने जीवन को सफल मानता, और मेरे एक गलत डिसीजन की वजह से मेरे भाई की भी जान चली गई। और इस समय वो लंदन में ही रह रहा है। लंदन की कोर्ट से उसे वहाँ का सिटीजन मिल गया है, उसके 2 बच्चे भी हैं और पूरा परिवार एकदम अच्छे से चल रहा है। लेकिन दोस्तों सोचिए, कभी कभी कुछ गलतफहमी की वजह से, कुछ समस्याओं की वजह से लोग इस तरीके से फंस जाते हैं किसी जाल में, इस तरीके से दिक्कत में आ जाते हैं कि वो सोच समझ नहीं पाते हैं और ऐसा कदम उठा लेते हैं कि जिसमें किसी की जान भी चली जाती है कभी कभी। तो इसी के साथ दोस्तों,
आज के जुर्म की वर्चस्व की कहानी को हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।